मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब साफ हो गया है कि राज्य में महायुति की सरकार बनेगी। महायुति गठबंधन में 3 प्रमुख पार्टियां हैं। इनमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट। अब यह तय होना बाकी है कि इनमें से किस पार्टी का कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनने वाला है। इस बीच हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने आम जनता से बात की और लोगों की राय जानी कि वो किसे सीएम फेस के रूप में देखना चाहते हैं। दिखाते हैं आपको लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और हम हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है। महायुति के जो भी सहयोगी दल थे सभी ने ज्यादा सीटें पाई हैं। भाजपा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 89% स्ट्राइक रेट गई हुई है और इसी तरह से अगर हम बात करें तो एनसीपी अजीत गुट की भी कुछ इसी तरह से रेटिंग है और इससे कमोबेश थोड़ी बहुत कम शिंदे गुट, जो कि शिवसेना का शिंदे गुट है, उसकी भी रेटिंग दर्ज की गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के कुछ बुद्धिजीवी और सामाजिक लोग जो लगातार सक्रिय रहते हैं। पूरे सामाजिक सरोकार की जो भी चीजें होती हैं, घटनाक्रम होते हैं, उनमें अपनी भूमिका निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, भाजपा ने जो यहाँ रिकॉर्ड बनाया है, अपने आप में एक ऐसी जीत दर्ज की है, इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे की वजह ऐसी है कि एक तो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की चाणक्य बुद्धि और उसके बाद जो भी लोक हित के काम किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, जो जनता के लिए काम किया गया है और जो मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है इस देश के अंदर, और डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए इसलिए, और खास करके लाड़की बहन योजना जो हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर लागू किया और जिसका विरोध यहाँ पर उभाटा और आघाड़ी ने किया, इस वजह से लाड़की बहनों ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को अप्रतिम वोट करके इतने बड़े मार्जिन पे पहुंचाया है। महाराष्ट्र के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विपक्ष में बैठने के लिए नेता विपक्षी दल का नहीं है, क्योंकि एक भी पार्टी को 29 सीट नहीं मिली है। सहयोगी दलों में कांग्रेस बड़ा भाई के रूप में था, उबाटा छोटा था, लेकिन उबाटा को 20 सीट आए, उनके भाग्य से आ गया। और जो आप ये कह रहे हैं कि क्या बोलता है अजीत गुट और शिंदे गुट, आप ये कहना प्लीज, आपसे निवेदन है कि आप बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, ये तीनों पार्टी एक हैं और एक होकर के महायुति के लिए इन्होंने प्रचार किया, चुनाव लड़ा और ये जीत हमारी महायुति की है, न कि अजीत गुट और शिंदे गुट। असली शिवसेना ये शिंदे से। आप ये कहना चाहते हैं एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री का नारा था, इसलिए ये जीते हैं। इनका भी तो अपना कोई योगदान होगा भाई, ये भी तो स्थापित नेता हैं इस क्षेत्र के, इस महाराष्ट्र के। 100% आप जो कह रहे हैं एक है सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है और बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो 100% के अलदा महाराष्ट्र में चला है और सभी मेरे हिंदुत्व के ऊपर भी मतदान हुआ है और लाड़की बहना के ऊपर भी। कट्टर हिंदुत्व की बात करके आप लोग सत्ता हासिल कर लिए हैं, बड़ी चुनौतियां रहेंगी आपके सामने। देखिए, कट्टर हिंदुत्व का विषय ने, विकास का विषय पे हमने सत्ता हासिल किया। कट्टरता से कुछ भी हासिल नहीं होता, विकास से सब कुछ हासिल होता है। जब उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोक कल्याणकारी जितने भी योजना थे, सरकार द्वारा चलाए जा रहे जितने भी योजना, जितने भी विकास के काम थे, कोस्टल रोड से लेकर के अटल सेतु, सभी रोकने का काम किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोकने का काम किया, बनाने का काम नहीं किया। परंतु जब सत्ता परिवर्तन हुई और महायुति की सरकार आई तो महायुति की सरकार ने सभी, न जाति, न पंथ, न धर्म देखकर उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के हर एक नागरिक के, 13.5 करोड़ नागरिक के विकास के लिए जो कल्याणकारी योजना है वो लाने का प्रयत्न किया और उस योजना और उस विकास का ये जीत है। ये महायुति का जीत, उस विकास का जीत है। विकास कार्यों का दावा कर रहे हैं ये कि अगर विकास कार्य किए उसके दम पे आए हैं, तो फिर कटेंगे और बटेंगे, एक है तो सेफ है, इन जैसे नारों की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है और प्रदेश के लोग, विपक्षी लोग भी कह रहे हैं कि इतना कट्टर हिंदूवाद का अगर स्लोगन आप लोग लेके ना आते तो शायद इस तरह की जीत दर्ज न कर पाते। नहीं, जैसे कि जो लोग लोकसभा में हमें वोट नहीं कर पाए, ये जो नारे के हिसाब से सभी एक जगह आ गए, उनको बस उनके दिमाग में ये था कि हमको इस टाइम बदलाव करना है और उस बदलाव के लिए वो लोगों ने हम लोगों को वोटिंग की। सबसे पहली बात तो ये, और इसके बाद में सेकंड थिंग, जो लड़की बहना है उनका भी हमें अच्छा योगदान मिला। वो किसी भी धर्म की हो, सभी लड़की बहनों को जो महीने के जो पैसे थे वो उनको अकाउंट में गए, उनको हम पे विश्वास हुआ और उसके लिए ये हमारी बहुत बड़ी जीत। 89 जो आपने कहा कि 89% जो
पहले 105 सीट थी, वो डायरेक्ट 132 हमारे पास हो गई और महायुति ने इतना अच्छा स्कोरिंग कर लिया। लाडली बहन योजना आप लोग शुरू करते हैं तो बताते हैं कि साहब हम ये जन कल्याणकारी योजना लेकर आए हैं। यही जब दिल्ली में केजरीवाल कुछ मुफ्त में देते हैं, राहुल गांधी कर्नाटक में कुछ मुफ्त में देते हैं या हिमाचल में देते हैं, तो आप लोग कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट के ये सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा मापदंड है आप लोगों का? देखिए, ऐसे है, महाराष्ट्र सरकार जो चला रहे हैं वो केंद्र के साथ उनका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि वो उस फंड की व्यवस्था करते हैं कि हम मुफ्त में नहीं, ये जनता को एक मदद बोलते हैं, इसे बहनों को मदद करने के लिए वो अपने बजट में से कुछ अनुदान उनको देते हैं, तो बजट का भी वो व्यवस्था करते हैं तो उनको देते हैं। अब रही बात दिल्ली की और कर्नाटका की, तो दिल्ली की हालत ऐसी है कि बजट ही नहीं है उनके पास। मुफ्त में इतनी बिजली और राशन और पानी का जो उन्होंने व्यवस्था किया था, उसमें उनका बजट गड़बड़ा गया है। नहीं, मैं बता दूं, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका बजट घाटे में नहीं जा रहा है। वो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बस में महिला अपनी यात्राएं मुफ्त में कर रहे हैं, लेकिन घाटे में बजट नहीं है। बजट उनका फायदे में है, तो इसलिए ये बात तो कहना गलत है कि उनका बजट घाटे में है। और अगर वो मुफ्त में कुछ दे रहे हैं तो वो मतलब नीति संगत नहीं है, और आप लोग कर रहे हैं तो सब न्याय संगत है। ऐसा कैसे? ऐसी बात नहीं है। अगर वो मुफ्त में देना चाहते हैं, उनकी मर्जी, वो दे, लेकिन वहां पर सरकार को अव्यवस्थित नहीं करे, क्योंकि हाँ, वो केंद्र से लड़ते रहते, ये एक बात अलग है। यहाँ पर युवाओं की भी समस्याएं पूरे देश में हैं। तय बात है मुंबई में भी होंगी, हालांकि मुंबई औद्योगिक राजधानी है, इस नाते यहाँ पर जो बेरोजगारी दर है वो तय बात है थोड़ा सा कम होगा, लेकिन युवाओं की समस्याएं, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि जब भी मुंबई में, महाराष्ट्र में जो सरकार थी पहले 2019 में, जब से कोरोना टाइम में जो काम धंधे छूटे, किसके कॉलेज छूटे और कुछ छूटे, वो माननीय उद्धव साहब ठाकरे मतलब आदित्य और इनके कारण छूटे। और जब भी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार इनके सरकार आने के बाद जो हमारे मंगल जी प्रभात लोढ़ा साहब और केंद्र हाँ, सभी लोगों को मिलाकर के Yes. मामला स्पीड में चल रही है। हाँ। कोई समस्याएं नहीं है। हाँ, महंगाई बहुत है, महिला भी हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे। हाँ, मैं आता हूँ आपके पास। महंगाई अपने आप में एक मुद्दा है और इसको लेकर के विपक्ष भी हमला बोलता है। जब आप लोग विपक्ष में थे, भाजपा थी, तब वो हमला बोलती थी केंद्र की सरकार पर, राज्य की सरकार पर। महंगाई के मुद्दे को आप लोग बड़ा स्टाइल में बिल्कुल गायब कर दिया चुनाव में। नहीं, ये कैसे क्या हो गया? ये जो मिरेकल किया, ये कैसे? नहीं, मिरेकल नहीं है, घर में तो लगती है सब चीज, तो वो महंगी है। अभी बाजार में जब जाते हैं 500 के नोट लेके, तो खाली हाथ घर वो 50 का नोट समझ में आता है। हाँ, 50 का नोट समझ में आता है। लेकिन हम लोग को जो हेल्प करे उनके लिए थैंक यू, क्योंकि हम लोग को पैसा बराबर महीना महीना आया है शिंदे साहब ने। उन्होंने घुमा करके पैसे आपसे 450 ले लिए और 50 का नोट दे दिया। आप लोग संतुष्ट हैं? हमने तो नहीं दिए, सामने से उनके सामने से दिए हैं ना हमको, तो ये मालूम है हमको। तो महंगाई मुद्दा ही नहीं बचा, तो आप लोग नहीं समझ रहे कितना स्मार्टली भाजपा खेलती है? नहीं, ये तो नहीं मालूम इतना। आपसे बात करना चाहेंगे, आप कुछ कह रहे थे। जैसे इन्होंने बताया, आपने पूछा कि दिल्ली में के सरकार मुफ्त में दे रही है, हम मुफ्त में दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने कभी भी ये नहीं किया कि अपनी जो आमदार खासदार है अपना पैसा कम ले, लेकिन दिल्ली सरकार में ऐसा हो गया कि पैसे की इतनी कमी हो गए कि वो बोले कि हम अपना जो सैलरी है वो 2 महीने बाद लेंगे, 3 महीने बाद लेंगे। ऐसा भी दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ। तो मुफ्त में बांटना, रेवड़ी बांटना और सहायता करना ये अलग है। हम बताना चाहेंगे, दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार लगातार आरोप लगाती है केंद्र के बजट में उसको 1 रुपए फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। चलिए उस बात को हम विराम देते हैं, हम नई बात शुरू करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। मुझे आपके जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनका एक डायलॉग याद आ रहा है, याद करने की जरूरत भी है। 5 साल पहले 1 दिसंबर को जब उनकी सरकार गई थी तो उन्होंने कहा था कि पानी उतर रहा है, गलती से ठिकाने मत बना लेना स्थायी, मैं ऐसा दरिया हूं बहा के ले जाऊंगा। और यही हुआ है आज महाराष्ट्र की राजनीति में। आपने देखा है कि मेरा पानी सरकते हुए मेरे बगल में घर मत बना लेना, मैं बहा ले जाऊंगा और मैं पुनः इन और वापस से देवेंद्र जी तो आगे आए ही और अपने महायुति को साथ लेकर के आए और इस महासागर में सभी दलों को उन्होंने बहा दिया
कहने का मतलब आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति ही इस महाराष्ट्र में बची है। और जिस मैं क्या देखूं, महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता तैयार हो रहा है जो कल हो सकता है इतना बड़ा हो जाए कि वो देश का नेतृत्व करे। अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। सही जवाब दो, काहे गोलमोल का, क्यों गोलमोल? देवेंद्र जी में वो क्वालिटी है, वो क्षमता है, हो सकते हैं कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसा चमत्कार करके दिखाया तो हमारी अपेक्षा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में भी ऐसा चमत्कार देना चाहिए। ऐसे ही चमत्कार योगी कर रहे हैं, उनको तो हटाए जाने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। योगी जी के भी हम समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी के अंदर काबिलियत है कि वो एक संगठन को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में कमबैक किया है, वो देश की राजनीति के लिए अच्छी सूचक है कि वो देश को भी चला सकते हैं उस तरह से, और सभी राज्यों को लेके और देश का विकास कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। मैं जरा महिला शक्ति से भी पूछ लूं, आप क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी के बारे में? इतना नहीं, मुझे इतना नहीं ना। हाँ चलिए, हाँ, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और ऐसी संगठन है उसका कि एक चाय बेचने वाला देश का सर्वोच्च पद पे प्रधानमंत्री हो सकता है। तो देवेंद्र जी, उसके बाद आदित्य जी, सब कोई भी हो सकता है इसमें नहीं। उनकी कार्य कुशलता को देख करके जरूर मौका मिल सकता है। और मैं एक बात आपको बता देना, चलो दिल्ली के संदर्भ में जो मुफ्ती के रेवड़ी के विषय में आपने सवाल पूछा था, मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार के पास उसका नियोजन था। उन्होंने नियोजनबद्ध तरीके से ये योजना लगाया, बट दिल्ली सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ मुफ्त बांटना उसका नियोजन नहीं था, जिस वजह से दिल्ली आज घाटे। आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का जीडीपी देखिए, महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट देखिए और दिल्ली का ग्रोथ रेट कंपेयर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मुफ्त में रेवड़ी बांटने का विषय मान लेते हैं। चलिए, आप लोगों के पास हाँ संसाधन ऐसा बोलना था जैसे आपने पूछा कि बटोगे या कटोगे, जिस प्रकार से अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर मौलवी मुल्ला फतवा निकाल सकते हैं कि हमको मोदी के विरोध में वोट करना है या इस भाजपा युति महायुति के विरोध में वोट करना है, तो अगर हमने बटोगे कटोगा का नारा दिया तो कोई उसमें गलत नहीं किया। और इस नारों को हिंदू भाइयों ने हमारे समर्थन किया, और इस समर्थन के वजह से ये जो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं इतनी प्रचंड जीत, ये हमारे हिंदू भाइयों के जो 4% वोट बढ़े, अभी तो 4% वोट बढ़ी है तो ये सुनामी आई है। अगर समझिए अगर ये 10% वोट कहीं बढ़ जाए तो आज पूरा हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल जाएगी। यहाँ पर अजीत पवार चाणक्य कहे, माफी चाहेंगे, शरद पवार को चाणक्य कहा जाता था। उन्होंने पूरी सत्ता को ऐसे बदल दिया, भाजपा की कई प्लानिंग्स उन्होंने फेल की। इस बार वो चाणक्य कैसे फेल हो गए, आप फिर आपके पास आते हैं। देखिए, चाणक्य तो उनका नाम दिया गया था, वो चाणक्य थे नहीं, वो कूटनीति थे। उनके अंदर चाणक्य कोई हाँ, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को तोड़ा था 1978 में, फिर 1982 में उन्होंने फिर कांग्रेस को तोड़ा था, और 1984 में खुद मुख्यमंत्री बन गए थे वो। तो मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई क्वालिटी था चाणक्य की, वो अपनी नीति में खुद फंस गए। देवेंद्र जी ने उन्हें ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि वो न घर के रहे न घाट के रहे। उन्होंने 40 साल 50 साल उन्होंने जो राजनीति उन्होंने सीखा था ना, वो देवेंद्र जी ने उन्हें 5 साल में छठी का माई का बोलते हैं ना, छठी का दूध याद दिला दिया उन्होंने। देवेंद्र फडणवीस का एक और डायलॉग याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक भारत का ऐसा अभिमन्यु हूं जो चक्रव्यूह भेदना जानता हूं। और कल जो रिजल्ट आए उससे ये साफ भी हो गया महाराष्ट्र के रिजल्ट से कि उन्होंने वाकई में चक्रव्यूह भेद दिया। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार आप विषय उठा रहे हैं, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। नहीं, मैं इसलिए मैं एक बस आप बोलिएगा, वो मैं इसलिए आजादी के बाद जिस भारत की कल्पना की गई थी उसमें ये था कि हिंदू मुस्लिम एक है। हाँ, और गांधी जी ने जो एक स्लोगन दिया हुआ था उसके मुताबिक ये था, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। तो इसलिए वो जो संस्कृत थी, हमें लगता है 90 के बाद राम मंदिर मुद्दे के बाद जो एक माहौल बना है वो हर दिन कट्टरता की ओर बढ़ता जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि शायद वो ठीक नहीं है। आप अगर उसको बेहतर मानते तो ये आपकी अपनी सोच है। देखिए, आप ये जो बटोगे तो कटोगे, देखिए ये भारत वासुदेव कुटुंबकम का विचारधारा लेके चलने वाला भारत है। इस भारत में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके भारत को आगे। और ये कटोगे बटोगे कटोगे तो बटोगे का विषय भी शायद मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आए। ये किसी जाति धर्म के पे आघात करने के लिए नहीं है, ये एक भारत के संप्रभुता
भारत के अखंडता को अक्षुण्ण रखने और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए सब समाज, सब जाति, सर्व धर्म के लोग जब एक साथ आएंगे तो ही भारत आगे बढ़ सकता है। और उस अखंडता को एकत्रित रखने के लिए भारत से वो किसी जाति धर्म से अपील नहीं है, सभी से अपील है कि बटो मत, एक साथ रहो। अटल जी एक सर्ववान नेता थे, लखनऊ से चुनाव लड़ते रहे और लखनऊ में मुसलमानों का उन्हें स्नेह, प्यार, वोट सब मिलते रहे, बिना उनके वो जीत संभव नहीं थी। अब ये इस तरह के नेता खत्म होते जा रहे हैं, एक अजीब से नेता आ रहे हैं जो सर्वमान नेता तो कम से कम नहीं है। आपकी पार्टी में भी यही हाल होता चला जा रहा है। ऐसा है कि देश और दुनिया बदल रही है। वो जमाना गया जब लोगों में प्रेम भाव ये सब रहते थे, और अटल जी उस जमाने के नेता हैं कि वो 40 साल विपक्ष में रह के भी विपक्ष के नेता नहीं थे। उनके अंदर ये क्वालिटी थी, उनके अंदर प्रेम था, लोगों को देश के प्रति प्रेम था, लोगों के प्रति प्रेम था, सत्ता में जो बैठे थे उनके प्रति उनका प्रेम था। तो मुस्लिम को कभी उन्होंने अपना अलग नहीं समझा, या मुस्लिम समाज भी उन्हें कभी अपना नहीं, बेगाना नहीं समझा। तो लखनऊ में उन्हें पूर्ण समर्थन मिला। लखनऊ में आज भी बीजेपी को पूर्ण समर्थन मिलता है। लखनऊ में मुझे नहीं लगता है कि एक 30-35 साल से कभी हम वहाँ पे लोकसभा हारे हैं। बीजेपी हमेशा वहाँ जीतती है। जमाना चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है। दुनिया जिस विचार से चल रही है तो उस विचार में मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। ये सब तो होते रहता है। एक और परिवार है महाराष्ट्र में जिसके साथ छोटा भाई बन के भाजपा यहाँ पर एंट्री की थी और पहली बार 46 सीटें पाई थी। हम बात कर रहे हैं शिवसेना के जो जनक रहे, शिवसेना की स्थापना की, बाला साहब ठाकरे की। आज जो एक तरह से उनके जो उत्तराधिकारी उनके बेटे उद्धव ठाकरे रहे, इस बार जो रिजल्ट आया उसमें जो दुर्गति उस पार्टी की हुई, उसको लेके भी हम सबसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या वजह मानते हैं कि उद्धव ठाकरे इस गति को ले गए, अपनी पार्टी को जाकर के न्यूनतम उसमें आ गए? अब तक का जो सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे का रहा। नहीं, एक समय ऐसा था कि भाजपा और शिवसेना की सरकार यहाँ पर 3 बार आई और बहुत अच्छी से चली भी, बट अभी थोड़ी सी अपने बेनिफिट के लिए मुख्यमंत्री मुझे चाहिए, मैंने बेईमानी नहीं की है, आप लोगों ने विश्वासघात किया, ये सब बोलकर वो हमसे दूर हो गए। हमने उनको, हमारे से बहुत बार उनका पहचान होने की हमने कोशिश की गई पर उससे माने नहीं। और आज ये हो गया कि वो 20 सीट पे आके, क्योंकि जो उनका जो विषय था वो विषय से भटक गए। उन्होंने अपने साथ ऐसे लोगों को ले लिया और जो हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया। वो तो आपके धिक्कारने के बाद, आपके धक्का देने के बाद उन्होंने दूसरों का दामन थामा, वरना तो वो भाई शिंदे कम सीटों के बाद आपने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, उदय ठाकरे को नहीं बनाएंगे। क्या वजह है भाई? ऐसा क्या था? वजह ऐसी नहीं है। वजह ऐसा है कि जब 2019 में हमने चुनाव मिलकर के लड़ा था तो पूरी जनता ने मैंडेट दिया था महायुति के लिए, और वो उस बार पे आप उसके क्लिप्स निकाल के देख सकते हैं, या मोदी जी ने भाषण किया हुआ है, अमित जी ने, कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यहाँ पे महाराष्ट्र चुनाव लड़ रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व मिलना चाहिए था, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बनी कि जब कहीं वो ना हो तो हम नहीं बन पाएंगे, तो उन्होंने उसका फायदा लेने की कोशिश की और पुत्र मोह में उन्होंने अपनी पार्टी का बंटा ढार कर लिया। इसी वजह से कि उनकी ऐसी इच्छा थी कि मेरा पुत्र मोह किसने? उद्धव जी ने या बाला साहब ठाकरे? उनकी बात साहब ठाकरे जी के ऊपर हम कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने बड़े नेता थे, हिंदुत्व सम्राट थे, और उनके सारे, अगर बाला साहब ठाकरे अपनी जगह पे उत्तराधिकारी राजनीतिक राज ठाकरे को कर जाते तो क्या सीन होता है यहाँ का? ये तो पूरे महाराष्ट्र का ऐसा पूरा मानना था कि अगर राज ठाकरे उनके उत्तराधिकारी बनते तो महाराष्ट्र में कुछ चित्र अलग होता। लेकिन अब जो बाला साहब जी ने किया, उनके प्रश्नों में उनके विचारों को कोई क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकता, क्योंकि वो इतने बड़े बुद्धिजीवी थे। जो वो बोले वो सामान्य लोगों को मान्य था, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का अपना वलय महाराष्ट्र में उन्होंने निर्माण किया था। वो मुसलमान को तो लांडिया बोलते थे, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान उनसे दुखी नहीं होता था, क्योंकि उनकी वो शैली थी बात करने की। वो शैली उद्धव जी में कभी थी नहीं, और पुत्र मोह में उद्धव जी ने अपनी पार्टी का बंटा ढार कर लिया, और इस प्रकार से हमको उन्होंने छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की लालच में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके मुख्यमंत्री बना। और रही बात शिंदे जी को लेकर के, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ही बनने वाले थे, सभी को पता है। फिर भी हमारी जो त्याग की भावना, हमको उद्धव जी को एक मैसेज देना था कि हमने अगर कमिटमेंट की तो हमने पूरी की, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो
या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हो, इसी वजह से एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री रहते हुए भी देवेंद्र जी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें वो बहुत ही सहजता से स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद मन में कोई भी गिला शिकवा न रखते हुए फिर से 2.5 सालों में जनता के लिए काम किया, विकास के लिए काम किया। आपने देखा होगा, अटल सेतु देखा होगा, कोस्टल का काम देखा होगा, मेट्रो के देखे होंगे, इतने सारे डेवलपमेंट के विषय चल रहे। इसका परिणाम रहा कि ये जो महायुति का प्रचंड विजय हुआ है, इनका एक पोपट है संजय राउत नाम का, जो मुंह में आए वो बोलता है। उसने तो जैसे सुपारी ही लिया था उद्धव ठाकरे को जमीन दोष खत्म करने की और उसने आज वो सुपारी पूरी की, जिससे ये जीत हजम नहीं हो रही। विपक्ष कह रहे हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट, इतना मतलब उनके लिए बुरा रिजल्ट, ये रिजल्ट हो ही नहीं सकता था, कुछ हुआ है, कुछ विपक्ष तो समझ ही नहीं पा रहा हुआ क्या है। ये किया क्या है आप लोगों ने? ये नहीं किया नहीं है, ये हम जो हमारी टीम जनता थी यहाँ की, महाराष्ट्र की, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता या उतनी नीति इतने 2.5 सालों से लगे हुए थे कि वो उनके अंदर फिर जोश आया कि हाँ अब चेंज लाना है। 2024 के रिजल्ट आए हुए 6 महीने ही हुए हैं, मुश्किल उलट था रिजल्ट। 6 महीने में जनता के बीच में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि 6 महीनों में तो नहीं हुई। जो भी उपलब्धियां आपकी नहीं है वो तो पहले से थी, पहले के विकास की योजनाएं थी, लेकिन लोकसभा में आप डिफीट खाते हैं, 6 महीने में आप जीत जाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। कैसे हजम होगी ये बात विपक्ष को? क्या होता है, कभी कभी आप देखते हो कि एक पेड़ को आप पानी देना भूल जाते हो तो थोड़ा टाइम के लिए मुरझा जाता है, फिर उसको वापस जल दिया गया। जल कौन से रूप में दिया गया? विकास के रूप में। और विकास रूपी जल इतना फूल खिला गया कि वो कमल का फूल हर जगह खिलता दिख के गया। आज के तारीख में आप देखिए, कभी भी किसी का आपने जो इंटरव्यू लिया अभी, वो इंटरव्यू कहीं ना कहीं हमको आगे जाके भी दिखेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था। कर्तृत्व और वक्तत्व, हमारे जो देवेंद्र जी या मोदी जी, जिनको आज समझ लो एक आशीर्वाद मिला हुआ है कि उन्होंने जो काम करना है वो देश के लिए करना है, विकास के लिए करना है। और विकास का मुद्दा ऐसा होता है वो किसी को छुपाया नहीं जाता है, वो अपने आप दिखता है। किसानों की बहुत समस्याएं हैं देश में। अगर किसान कहीं आत्महत्या कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में विदर्भ में कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर 6 भागों में महाराष्ट्र को देखें, जो भागा जाता है, मतलब जिसको डिवाइड करते हैं हम, आपने मुंबई में अच्छा प्रदर्शन किया जो शहरी क्षेत्र है, और आपने विदर्भ में किया, मराठवाड़ा में भी किया। क्या कौन सा फार्मूला रहा? अगर मराठों को लेके चलते हैं तो SC ST नाराज होते हैं, लेकिन SC ST वाले क्षेत्रों में भी आप लोग जीत दर्ज करके। आपने देखा होगा जरंगी पाटिल नाम का एक इंसान महाराष्ट्र की राजनीति में ऊपर आया था, उसको लाने वाला इंसान था शरद पवार जी ने उनको निकाला था और देवेंद्र जी के ऊपर अटैक किए मराठा के आरक्षण के ऊपर। एक पहले मुख्यमंत्री ऐसे हुए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नाम पे, जिन्होंने मराठा को आरक्षण दिया और कोर्ट में भी उन्होंने टिकाए रखा। उसके बावजूद मराठा उनसे नाराज था, ऐसा चित्र बनाया गया। लेकिन जिसको पता है कि लोगों ने हमारे लिए काम किया तो मराठा नाराज नहीं हुआ। और जो विदर्भ की बात करें, जो किसान पहले आत्महत्या करते, आपको याद होगा कभी शरद पवार कृषि मंत्री हुआ करते थे देश के, उस समय का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, उनके समय में जितना भ्रष्टाचार और जितने किसानों की हत्या हुई होगी उसके बाद शायद ही कभी हुई होंगी। और दूसरी बात, लाड़की बहन योजना, एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी बच्चे को कभी बुखार हो जाए और अगर उसका मर्द कमाने के लिए आया हुआ है बॉम्बे में और उसके पास अगर 50 रुपए के इंजेक्शन लगाने के पैसा ना हो तो उसकी वेदना क्या होती है, उसको ये चीज पता थी। और ये 1500 रुपए उसके अकाउंट में डायरेक्ट आया, उस माता और उस बहन के अकाउंट में, और वो पैसे से उन्होंने अपने बहुत सारे काम किए। उसका आशीर्वाद के रूप में उन्होंने जो ये मत दिया, और ये आप देख रहे पूरे महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में तो बढ़ चढ़ करके हमारे माता बहनों ने हिस्सा लिया और उनका ही परिणाम है। अगर घर की एक माता, आप लोगों पर एक आरोप हो रहा है, आप लोग परिवार तोड़ रहे हैं। शरद पवार से उनका भतीजा छीन लिया, और उद्धव ठाकरे से राज ठाकरे को मिला लिया अपनी तरफ से। ये तोड़ फोड़ शिंदे को ले लिया, बहुत तोड़ फोड़ करते हैं आप, और पूरे देश में करते हैं। तोड़ फोड़ के बगैर सत्ता लीजिए ना आप। नहीं, वो जिन लोग, ये तोड़फोड़ नहीं है एक्चुअली, वो लोग क्या इसको क्या समन्वय नहीं, ये समन्वय है। वो क्या है, उस परिवार में एकदम कंटाल गए थे। अभी अजीत पवार जी की आप बात की है, अजीत पवार 4 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अरे एक मुख्यमंत्री तो उनको बनाइए। शरद पवार का कहना है कि हम तो आपको वहीं रखेंगे, तो वो कितने साल तक उस परिवार में रहेंगे? तो उन्होंने देखा मेरा यहाँ फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर है अगर मैं महायुति के साथ जाता हूँ तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल मुझे मुख्यमंत्री का पद मिल जाए।
सारी मौसम वैज्ञानिक आप लोग ले लेते हैं हाँ? और पूरी बारिश अपने आंगन में करा लेते हैं हाँ? ये कोई अच्छी बात है? बारिश तो सब जगह होनी चाहिए ना क्रम, एक बार तुम्हारे वहाँ एक बार हमारे यहाँ। देखिए ऐसा है कि जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। हम अच्छा कर रहे हैं, हमको बारिश मिल रही है। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको सूखा मिल रहा है। आप खुद ही जान रहे हैं कि हमने क्या किया है। जब आप बोल रहे हो कि भाई हमको पुत्र मोह में हमको राजगद्दी चाहिए, जो कल का जिसकी शादी भी नहीं हुई वो क्या परिवार चलाएगा बताइए ना मेरे को। वो कमला मिल में जाके खाली उड़ाओ, रात को बैठो है। और रामदास कदम जी ने क्या कहा है कि तुम्हारे सारे कर्तव्य तो हम बाहर लेके आने वाले हैं। अभी रामदास कदम जी ने पूरा चैलेंज किया है कि आपने जो भी कांड किए हैं वो मैं कांड बताऊंगा नहीं, सबको मालूम है, आप इशारा समझ रहे हैं। वो सारे कांड मैं बाहर लेके आने वाला हूँ, ये हमारा वादा है। तुम बाप बेटे ने कुछ नहीं किया। ये पेड़ को हमने सींच के इस परिवार को और इसको पार्टी को हमने आगे बढ़ाया है। और आप हमको कौन सी बात है, मैं आपकी औकात दिखाऊंगा। ये रामदास कदम जी का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है आपकी मीडिया के माध्यम से। एक बात समझना चाहेंगे आप लोगों से, कांग्रेस का क्या कुछ भविष्य? कांग्रेस महाविकास अघाड़ी बनाया और सबसे दुर्गति में पहुंची हुई है। 10 कुछ के आसपास वोट ऑफ शेयर उनका बचा हुआ है, काफी कम हो गया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे धीमे धीमे ग्राफ गिरता गया था। तो भविष्य में कांग्रेस का क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, वो महाविकास नहीं, महाविनाश आघाड़ी उसको कहा जाता है। आपको मुझसे अच्छा पता होगा। इनको राहुल गांधी का कौन सा, ये जो लगातार सावरकर के खिलाफ बोलते रहे, ये बात महाराष्ट्र को चुभी है? क्या बात ऐसी चुभी है कि महाराष्ट्र की जनता ने उनको दरकिनार किया? नहीं, उनको इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता। मुझे लगता है उन्होंने पढ़ाई नहीं की है सबसे बड़ी, क्योंकि उनको किसी भी विषय पे बोल दीजिए वो कुछ भी बड़बड़ा लेंगे। ये थी हमारी खास बातचीत महाराष्ट्र के मुंबई से। मुंबई के लोगों ने खुलकर बातें की और अपनी बात रखी और वह वजह भी बताई कि क्यों महाविकास अघाड़ी इस गति को पहुंची और किन कारणों से, किस वजह से महायुति यानी कि भाजपा और उसके सहयोगी दल एक बार फिर महाराष्ट्र में काबिज हुए। कैमरा पर्सन रतीश के साथ आदित्य द्विवेदी, मुंबई, लाइव टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं